नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि भारत की नेवी ने अरब सागर में किया युद्धाभ्यास और चीन से तनातनी के बीच एलएसी से लेकर समंदर तक भारत पूरी तरह है तैयार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आईएनएस प्रबल से भारत ने दागी मिसाइल, नौसेना ने जारी किया वीडियो और चीन पाक के उड़ा दिए हो। जी हाँ दोस्तों, भारत ने दाग दी है मिसाइलें, वो भी आईएनएस प्रबल से। क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार और लागू कर दिए कई नियम। जी हाँ दोस्तों, प्याज की कीमतों को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी कि कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अब मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है और इस कीमतों को नियमित करने के लिए बड़ा नियम यहाँ पर बना दिया है। क्या पूरी खबर, क्या है नियम, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इंडियन नेवी ने अरब सागर में किया अभ्यास, चीन से तनातनी के बीच एलएसी से लेकर समंदर तक भारत पूरी तरह तैयार। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान भारतीय नौसेना ने भी पूरी तरह से कमर कस रखी है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च कर दुश्मन के एक जहाज को मार गिराने का अभ्यास किया गया था। नौसेना के मुताबिक ये मिसाइल परीक्षण भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही नौसेना प्रमुख ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप की युद्धक तैयारियों का जायजा लिया था, जिस दौरान मिसाइल फायरिंग का प्रदर्शन हुआ था। नौसेना के मुताबिक इसी हफ्ते आईएनएस प्रबल युद्धपोत ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को सबसे ज्यादा दूरी पर लॉन्च किया गया था और निशाना एकदम सटीक था, जिसके चलते टारगेट शिप समंदर में डूब गया। डूबते हुए जहाज की एरियल वीडियो फुटेज भी नौसेना ने साझा की। पिछले 6 महीने से, यानी जब से पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भारत का चीन से तनाव शुरू हुआ है, तभी से भारतीय नौसेना भी पूरे हिंद महासागर में ऑपरेशनली तैयार है। कोरोना महामारी, खराब मौसम और समंदर में आंधी तूफान के बावजूद नौसेना के सभी युद्धपोत पूरे हिंद महासागर की निगहबानी के साथ साथ युद्ध जैसे हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना की युद्धक तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह ने गुरुवार को अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप की कॉम्बैट रेडीनेस का प्रदर्शन देखा। नौसेना की पश्चिमी कमान के इस कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य सहित फ्रीगेट्स, मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स, कॉर्विएटर्स और फ्लीट सपोर्ट शिप्स शामिल थे। इसके अलावा नौसेना के मिग 29 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ने भी अपनी तैयारियों का प्रदर्शन इस दौरान किया। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल के मुताबिक नौसेना प्रमुख के समक्ष मिसाइल फायरिंग से लेकर एयर टू एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन ड्रिल और फ्लीट मैन्यूवरिंग का प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि अरब सागर में ही पाकिस्तान के समंदर से सटी IMBL यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएनएस प्रबल से भारत ने दागी मिसाइल, नौसेना ने जारी किया वीडियो, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की जमीन पर नजर गड़ाए चीन को एक बड़ा झटका देते हुए भारत ने आज एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नेवी ने आईएनएस प्रबल से इस मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। नेवी ने मिसाइल से निशाना लगाकर एक जहाज को समुद्र में डुबो दिया। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एक मिसाइल एंटी मिसाइल एक वीडियो भी साझा किया, जो अपने मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस प्रबल से निकलते हुए लक्ष्य जहाज पर सटीक निशाना लगाता है। भारतीय नौसेना के एक ट्वीट के अनुसार कॉर्वेट आईएनएस प्रबल ने एक ड्रिल के दौरान एक एंटी शिप मिसाइल को अरब सागर में लॉन्च किया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए एक पुराने जहाज को सटीकता के साथ हिट किया। रिपोर्ट के अनुसार लक्षित जहाज एक जंगी जहाज था। थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने गुरुवार को नौसेना हेडक्वार्टर में भारतीय नौसेना में एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कॉर्वेट आईएनएस क्वारती को कमीशन किया। आईएनएस क्वारती को 4 स्वदेशी निर्मित ASW कॉर्वेट्स प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस विंग नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे नौसेना में युद्ध तैयार मंच के रूप में कमीशन किया गया है, क्योंकि जहाज पर लगे सभी प्रणालियों के समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया है। आईएनएस क्वारती में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट हैं, जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन पर स्ट्राइक करने में सक्षम है। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के अलावा जहाज में लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक विश्वसनीय आत्मरक्षा क्षमता है। नौसेना के अनुसार जहाज में 90% तक स्वदेशी सामग्री है और सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कॉम्पोजिट का उपयोग भारतीय जहाज निर्माण में प्राप्त एक सराहनीय उपलब्धि है। जहाज के हथियार और सेंसर सूट मुख्य रूप से स्वदेशी है और इस आला क्षेत्र में राष्ट्रों की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार, लागू किए ये नियम। जी हां दोस्तों, प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से आलोचना झेल रही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके जरिए जमाखोरी पर रोक लगाई जा सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नंदन के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। लीना नंदन ने बताया कि रिटेल कारोबारी 2 टन तक प्याज का स्टॉक रख सकता है, वहीं होलसेल कारोबारी को 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर बताया कि प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं आयात नियमों में भी ढील है। केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों को बफर स्टॉक से प्याज दी जाएगी। अन्य राज्यों को भी बफर स्टॉक से प्याज देने का ऑफर किया गया है। वहीं लीना नंदन ने बताया, यह पहली बार है जब हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है, ताकि उस स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज से बढ़ती कीमत का ध्यान रखा जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव के बाद स्वामित्व योजना लागू होगी, हर जमीन मालिक को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड। पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनने के बाद यहां स्वामित्व योजना लागू हो जाएगी। इसके तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के जरिए लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मिल सकेगा। 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 चुनावी सभाओं से स्पष्ट हो गया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है। बिहार प्रगति के पथ पर चल रहा है। एनडीए की सरकार बनी तो बिहार का और विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भागलपुर स्थित हवाई अड्डा से 7 जिले की चुनावी सभा को संबोधित किया। 23 मिनट के संबोधन में पीएम ने अंगिका में लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, ओ भाई बहन सब, हमें दानवीर कर्ण की धरती, चंपानगरी, मदार पर्वत की धरती, बाबा बासुकीनाथ, अजैबगीनाथ और श्रृंगी ऋषि की पवित्र भूमि के प्रणाम करे छियोन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मित्र बताते हुए कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रहित के सभी फैसलों का विरोध कर रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि बनाने के फैसले का विरोध किया। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चीज का विरोध करने वाले अबोध के हाथों में सत्ता गई तो बिहार की गति और प्रगति थम जाएगी। बिहार की जनता इस बात को जानती है, इसलिए नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने का संकल्प ले चुकी है। एनडीए की सरकार बिहार को दिलाएगा हक। बिहार विकास का हकदार है। एनडीए की सरकार ही यह हक दे सकती है। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के विकास का काम एनडीए की सरकार करती है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। 3500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं या बन रहे हैं। 750 किलोमीटर रेल लाइन का उन्नतीकरण हो रहा है। भागलपुर से गुजरने वाले एनएच के चौड़ीकरण को भी स्वीकृति दी गई है। विक्रमशिला के समानांतर पुल का काम शुरू हो चुका है। हल्दिया वाराणसी जलमार्ग का लाभ भागलपुर को भी मिलेगा। बिहार में गंगा पर हर 25 किलोमीटर पर एक पुल बन चुका है या बन रहा है। किउल और कोसी नदी पर भी पुलों का विस्तार हो रहा है। कृषि कानून लागू हो चुका है, जिसका फायदा बिहार के किसानों को भी मिलेगा। पशुपालकों और मत्स्य पालकों के भले के लिए भी एनडीए की सरकार काम कर रही है। एमएसपी को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव के बाद स्वामित्व योजना लागू होगी, हर जमीन मालिक को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड। पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में राजद सहित विपक्ष पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य के विकास की हर योजना को अटकाने वाले विपक्ष ने अपने 15 साल के शासन में बिहार को लगातार लूटा और सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रम में नहीं है और उसने आत्मनिर्भरता के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार बनाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए आरोप लगाया कि जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और नीतीश कुमार को मौका दिया तो ये बौखला गए और इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने संपर्क सरकार में रहते हुए बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा और इनका ध्यान अपने स्वार्थों एवं अपनी तिजोरी पर रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भोजपुर सहित पूरे बिहार में लंबे समय तक बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। मोदी ने कहा, राजग के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग-रग से बिहार के लोग वाकिफ हैं। उन्होंने कहा, जो लोग नक्सलियों को हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वे राजग के विरोध में खड़े हैं। मोदी ने कहा, आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं।
बिहार को अब भी विकास के सफर में मीलों आगे जाना है, नई बुलंदी की तरफ उड़ान भरनी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान बिहार के लोगों को पूर्ववर्ती राजद सरकार के काल की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तैनात नाग, चीनी सेना का पल भर में होगा खात्मा, सीमा पर हलचल हुई तेज। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे भूमि विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ चीन भी सीमा पर अपनी सेना को इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। भारत सीमा पर एक से बढ़कर एक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही वैज्ञानिक और नई तकनीकी की मिसाइलों के परीक्षण में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में भारत ने बृहस्पतिवार को राजस्थान की पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किया गया है। मिसाइल नाग दिन और रात दोनों समय दुश्मन टैंकों से भिड़ने की ताकत रखती है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल उत्पादन के करीब पहुंच गई है। बता दें, इससे पहले 9 अक्टूबर को भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। ऐसे में सामने आए आंकड़ों के अनुसार डीआरडीओ की तरफ से बीते 3 महीनों के अंदर यह 8वां मिसाइल परीक्षण है। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की हरकतों के मद्देनजर डीआरडीओ मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए तेजी के साथ सामरिक, परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में लगा हुआ है। बता दें, दुश्मन देशों की इन दिनों करतूतों को देखते हुए सामरिक, परमाणु व पारंपरिक मिसाइलों को डीआरडीओ विकसित कर रहा है। ऐसे में लगभग 3 महीनों के अंदर यह 8वां मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी सेना की पूर्ण वापसी से कम में भारत तैयार नहीं, अगले सप्ताह फिर होगी सैन्य स्तर की बातचीत। जी हां दोस्तों, चीन के साथ ताज़ा बातचीत में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से चीनी सेना की वापसी से कम में वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह भारत का तात्कालिक लक्ष्य है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच 8 चक्र की वार्ता हो चुकी है। 9वें चक्र की वार्ता अगले सप्ताह हो सकती है। पुरानी स्थिति में जाए चीन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत का पहला और तत्कालिक लक्ष्य उन इलाकों से चीन की सेना को पुरानी स्थिति में भेजना है जहां से वह आगे आ गई है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 5 महीनों से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। चालू वर्ष में पाकिस्तान ने अभी तक नियंत्रण रेखा पर 3800 से ज्यादा बार संघर्ष विराम को उल्लंघन कर फायरिंग और गोलीबारी की है। इसमें कई बार नागरिक ठिकानों की भी जानबूझकर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने तमाम बार आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने के लिए ऐसा किया। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने हथियारों और नशीले पदार्थों को भी सीमा पार से भारत में भेजने की कोशिश की। इस कार्य के लिए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और क्वाडकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। यह जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। कोविड-19 महामारी के दौर में वंदे भारत मिशन के तहत कई देशों में फंसे 19.40 लाख भारतीयों को भारत लाया गया। इसके लिए उन देशों की सरकारों के साथ तालमेल बनाकर 1050 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की गई जहां भारतीय फंसे हुए थे। वंदे भारत मिशन मई के प्रारंभ में शुरू हुआ था और यह अक्टूबर तक चला। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान पर चीन की बौखलाहट का अमेरिका पर नहीं कोई असर, भारत भी आगे बढ़ने को तैयार। जी हां दोस्तों, चीन ताइवान को लेकर पहले से ही काफी आक्रामक रहा है, लेकिन अब ताइवान के साथ दूसरे देशों के घनिष्ठ होते संबंधों ने उसकी ये आक्रामकता और चिंता दोनों ही बढ़ा दी है। इस आक्रामकता की सबसे बड़ी वजह दरअसल उसकी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है। चीन की यही विस्तारवादी नीति और उसकी आक्रामकता दुनिया को अब रास नहीं आ रही है। इसका ही नतीजा है कि दुनिया के कई बड़े देश रूस के बढ़ते कदमों को थामने में लगे हैं। इसमें एक बड़ा नाम अमेरिका का है। इसके अलावा भारत भी इसमें उसका साथ दे रहा है। इन दोनों ने ही चीन को रणनीतिक दृष्टि से रोकने के लिए ताइवान को अपना जरिया बनाया है। वहीं दोनों ने ही आर्थिक तौर पर उसको कमजोर करने के लिए कई अन्य फैसले भी लिए हैं। भारत और अमेरिका दोनों ने ही बीते कुछ समय में चीन के निवेश को अपने यहाँ पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया है। साथ ही कई चीनी ऐप को बंद किया है। इसके अलावा भारत ताइवान के साथ आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। हालांकि जहां तक भारत की बात है तो बता दें कि भारत ने ताइवान को एक आजाद राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसके बाद भी भारत अब ताइवान के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ा रहा है। वहीं अमेरिका की बात करें तो वो इस राह में भारत से कई कदम आगे है। दोनों ही देश आर्थिक के अलावा सैन्य क्षेत्र में काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये चीन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गौरतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ताइवान को 13,500 करोड़ रुपए के हथियार बेचने का निर्णय लिया है, जिसके बाद चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका ने इसके तहत जिन चीजों को ताइवान को बेचने की बात की है उसमें मोबिलिटी, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल रेस्पॉन्स,
AAS 110 सेंसर पोर्ट, अत्याधुनिक तोपें, ड्रोन, हार्पून एंटी शिप मिसाइल भी शामिल की गई हैं। ये प्रक्रिया सितंबर से ही चल रही थी। चीन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ताइवान से संबंधों को मजबूत करने या हवा देने के पीछे एकमात्र मकसद उसको सबक सिखाना है। इसकी ही वजह से उसकी बेचैनी भी बढ़ी हुई है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है, वहीं ताइवान खुद को एक आज़ाद राष्ट्र बताता है। भारत की ही बात करें तो भारत ने हमेशा से ही क्षेत्र की स्थिरता और शांति की प्राथमिकता दी है। ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता न देना भी उसकी इसी नीति का हिस्सा रहा है। भारत नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरह से चीन के साथ अपने रिश्तों को खराब करे, लेकिन हकीकत ये है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे उसकी कोई परवाह नहीं करता है। जवाहरलाल नेहरू की प्रोफेसर अलका आचार्य मानती हैं कि भारत को ताइवान के संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए, ये वर्तमान की ज़रूरत भी है। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि ताइवान का चीन को साधने के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है। ऐसा करके चीन भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन सीमित दायरे में रहकर भारत ये कर सकता है। प्रोफेसर अलका के मुताबिक अमेरिका भी काफ़ी समय से ताइवान को अपने हक के लिए इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और सैन्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत केवल IT सेक्टर में चीन से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ताइवान का उपयोग कर रहा है, जो गलत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चौतरफा दबाव से बौखलाया चीन, राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ दुनिया में तेजी से माहौल बन रहा है। भारत से सीमा विवाद और कोरोना महामारी के चलते कई देश बीजिंग से मुकाबले के लिए एक साथ आ गए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ ने चीन की नींद उड़ा दी है। वह अपना डर छिपाने के लिए बयानबाजी का सहारा ले रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि चीन की सुरक्षा हितों और संप्रभुता को नुकसान पहुंचा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। निशाने पर अमेरिका। जिनपिंग ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत और अमेरिका को निशाना बनाते हुए कहा कि चीन ना तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और ना ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन यदि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की अनदेखी की जाती है, उन्हें किसी तरह प्रभावित किया जाता है, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे। दबाव कम करने की रणनीति। चीनी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण या उसे बांटने की कोशिश करे। अगर स्थिति गंभीर होती है तो चीनी जनता निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। शी जिनपिंग का यह बयान अपने ऊपर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। जब भी चीन खुद को घिर पाता है तो इसी तरह की बयानबाजी करके यह दिखाने का प्रयास करता है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। मौजूदा वक्त में चीन भारत और अमेरिका के साथ विवाद में उलझा है। भारत के साथ सीमा विवाद को उसने खुद हवा दी थी, जिसका खामियाजा उसे अभी तक उठाना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर नई दिल्ली के पास अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन है। इसके अलावा कोरोना महामारी को लेकर भी वह पूरी दुनिया के निशाने पर है। उसके कुछ पुराने सहयोगी भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिशें की जा रही हैं और उनमें सफलता भी मिली है। चौतरफा हो रहे हमलों के चलते चीन अब बौखलाने लगा है। राष्ट्रपति जिनपिंग के बयान में यह बौखलाहट साफ नजर आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सासाराम में पीएम मोदी। भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम जिले में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही हैं, सभी में यही आ रहा है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगे के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माँ का माथा नहीं झुकने दिया। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद हुए। मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलें में डालने वाले कौन थे। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, जी सकता है। पीएम ने आगे कहा कि 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा काम हुआ है। राज्य को जो प्रधानमंत्री पैकेज मिला था उस पर काम की रफ्तार भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी जासूसी कांड में खुलासा, प्रधानमंत्री कार्यालय और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने का था प्लान।
जी हां दोस्तों, भारत में चीन के जासूसी कांड की जांच में अहम खुलासा हुआ है। जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती क्विंग शी ने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के सामने कई राज खोले हैं। जांच एजेंसियों को पता चला कि चीन ने भारत में अपनी जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। यह जानकारी ग्रेडिंग के हिसाब से देने के लिए कहा गया था। मतलब बड़े कार्यालय में कौन शख्स अहम है, स्टाफ में कौन किस पद पर और कितना प्रभावशाली है। इस जानकारी के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि टेम्पल के प्रमुख मॉन्क ने क्विंग शी का परिचय करवाया था। क्विंग शी को कहा गया था कि यह प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उसे उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके चीन भेजना है। यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली लीडर की पत्नी के पास भेजे जाने थे। अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की पत्नी मिसेज डिंग और मिस्टर चाउ को भेजे जाने थे। चीनी युवती तथा उसके साथियों से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।